गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, बीबीसी फर्स्ट ईयर ज्योग्राफी की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे किसकी? पृथ्वी की आंतरिक संरचना की। आज का हमारा टॉपिक है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की धरातल का स्वरूप पृथ्वी की आंतरिक अवस्था तथा संरचना का परिणाम होता है। कि पृथ्वी का जो धरातल का स्वरूप है वह उसकी जो आंतरिक संरचना होती है, आंतरिक अवस्था होती है तथा संरचना होती है, उसका परिणाम होता है। अतः पृथ्वी की आंतरिक संरचना का विशेष महत्व है। कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है, आज भी यह हमारे लिए एक रहस्य बना हुआ है। कारण क्या है? क्योंकि हम पृथ्वी की बहुत अधिक गहराई तक जाकर हम उसके बारे में पता नहीं लगा सकते हैं। वैज्ञानिकों को इस संबंध में जानकारी प्राय अप्रत्यक्ष साधनों से ही हो सकी है, जिसको हम निम्न वर्गों में विभाजित करते हैं। एक्चुअली आज हम बात करेंगे किसकी? पृथ्वी की आंतरिक संरचना की। कि देखिए होता क्या है कि जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना की अगर हम बात करें कि कोई भी स्थल भाग है जो हमें दिखाई देता है, हम उसके बारे में आसानी से बता सकते हैं। लेकिन पृथ्वी की आंतरिक अगर भाग की हम बात करें, गहराई की बात करेंगे, तो आंतरिक जो संरचना है उसके बारे में हम सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं, या किसी सिद्धांत के आधार पर या जो साक्ष्य हमें उपलब्ध है उनके आधार पर हम उसके बारे में बता सकते हैं। कारण यही है कि जो चीज़ हमें प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देती है उसके बारे में हम उतना ही अच्छे से बता सकते हैं कि इसकी अवस्था कैसी है, द्रव्य है, ठोस है, या इसका स्वरूप कैसा है। लेकिन जो चीज़ हमें दिखाई नहीं देती उसके बारे में हम सिर्फ अनुमान के आधार पर ही हम उसको बता सकते हैं। वैज्ञानिकों का भी ऐसा ही मत है और अप्राकृतिक साधनों के आधार पर उन्होंने पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उसके बारे में बताने का प्रयास किया है। तो जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है, हम सभी जानते हैं कि धरातल से जैसे जैसे ऊंचाई पे जाते हैं तापमान में कमी आती जाती है। लेकिन जैसे ही हम पृथ्वी के धरातल से पृथ्वी की गहराई में जाते हैं, आंतरिक भाग की ओर जाते हैं, तो तापमान में बढ़ोतरी होती रहती है। प्रथम 8 किलोमीटर तक ऐसा माना जाता है कि 32 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में बढ़ोतरी हो जाती है। अगर मनुष्य प्रयास करे कि हाँ पृथ्वी के अंदर आंतरिक उस संरचना के बारे में जानने के लिए, तो कहाँ तक जा सकेगा? एक निश्चित सीमा तक जा सकता है, पृथ्वी के केंद्र तक नहीं जा सकता है। दूसरा कारण इसका यह भी है कि जैसे जैसे तापमान में बढ़ोतरी होती जाएगी तो मनुष्य के लिए वहाँ जाना संभव नहीं हो पाता है। यही कारण है कि वैज्ञानिकों ने जो इसके अप्रत्यक्ष साधन है उसके आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना को बताने का प्रयास किया है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना है वह किस प्रकार की पाई जाती है। मान लीजिए हम 100 किलोमीटर तक, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर तक जा सकते हैं, लेकिन पृथ्वी की गहराई तो उससे भी अधिक है, तो हम सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं, उसकी गहराई को हम नाप नहीं सकते हैं। कारण क्या है? कारण यह है कि जैसे जैसे हम गहराई में जाते हैं तापमान में बढ़ोतरी होती जाती है, और जो मानव शरीर है उसकी भी एक क्षमता होती है उस तापमान को सहन करने की। आपने देखा होगा आजकल तो जो हमारे ट्यूबवेल्स होते हैं उनका स्वरूप चेंज हो गया। पहले जो होते थे, कुएँ जो होते थे, उसमें जब मोटर ख़राब हो जाती थी तो इस अकॉर्डिंग सिस्टम होता था, किसी व्यक्ति को भेजा जाता था तब वह उसको ठीक करके आता था। लेकिन उस समय ऐसा होता था, जैसे ही वह अंदर जाता था और बाहर आता था तो पूरा गीला होकर आता था। कारण क्या था? उससे एक अनुमान लगता है कि जैसे जैसे हम गहराई पे जाते हैं तापमान में बढ़ोतरी होती जाती है। आज हम बात करते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना की। आज भी यह हमारे लिए रहस्य बनी हुई है। कारण क्या है? क्योंकि जिन चीज़ों को हम नहीं देख सकते उनके बारे में हम सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना की। 3 माध्यम हैं जिनके माध्यम से हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पता लगा सकते हैं। फर्स्ट है हमारा अप्राकृतिक साधन। देखिए, प्राकृतिक साधन जो प्रकृति से निर्मित होते हैं। जैसे प्राकृतिक साधन की बात करें, ज्वालामुखी उद्गार है, मनुष्य का कोई हस्तक्षेप नहीं है। किसका है? प्रकृति का। भूकंप है, क्या है? मनुष्य का कोई हस्तक्षेप नहीं है, प्रकृति प्रदत्त है। जो पदार्थ प्रकृति प्रदत्त हैं, प्राकृतिक साधन, और ऐसे साधन जो मानव द्वारा निर्मित हैं वो क्या, उनको हम क्या बोल सकते हैं? अप्राकृतिक साधन। ठीक है, तो फर्स्ट हम बात करेंगे अप्राकृतिक साधन की। हमने इसको 3 भागों में डिवाइड किया है। फर्स्ट है प्राकृतिक साधन, दूसरा प्राकृतिक साधन, और तीसरा है पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत। तो जैसे अप्राकृतिक साधन की बात करें, अप्राकृतिक साधन में घनत्व है, दबाव है, तापमान है, उसका अध्ययन करते हैं। उसके अध्ययन के आधार पर हम अनुमान लगाते हैं कि जो पृथ्वी है उसकी आंतरिक संरचना किस प्रकार की होगी। दूसरा जो प्राकृतिक साधन है उसकी बात करें, उसमें प्राकृतिक साधन की अगर हम बात करें उसमें ज्वालामुखी उद्गार होते हैं, भूकंप विज्ञान के साक्ष्य होते हैं कि भूकंप विज्ञान अगर हम उसका अध्ययन करें, कौन कौन सी लहरें उठती हैं। आप सभी जानते हैं 3 प्रकार की लहरें होती हैं, PSL, प्राथमिक, द्वितीय और धरातलीय।
तो कौन सी लहरें कौन से भाग से गुजर सकती हैं, जैसे एस लहरें हैं, सेकेंडरी लहरें जिनको बोलते हैं, द्रव्य भाग में क्या हो जाती हैं, लुप्त हो जाती हैं। तो अगर उन लहरों का हम अंकन करें तो हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पता चल सकता है कि पृथ्वी ठोस अवस्था में है, पृथ्वी द्रव्य अवस्था में है या पृथ्वी गैसीय अवस्था में पाई जाती है। और तीसरी बात हम करेंगे किसकी, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत। चैम्बरलिन महोदय ने ग्रहाणु परिकल्पना दी थी, जेम्स महोदय ने ज्वारीय परिकल्पना दी थी और लाप्लास महोदय ने निहारिका परिकल्पना दी थी, जिनके आधार पर इन्होंने पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में बताने का प्रयास किया था। तो फर्स्ट हम किसकी बात करेंगे, अप्राकृतिक साधन, और अप्राकृतिक साधन में हम किसकी बात करेंगे, घनत्व की। अप्राकृतिक साधन में हम किसकी बात करेंगे, घनत्व की। आप सभी जानते हैं कि जो पृथ्वी का औसत घनत्व है, पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है, 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। देखिए अगर आप घनत्व को मापते हैं तो इसी ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर में मापा जाता है। हमने बात करी कि किसकी बात करते हैं, घनत्व की, कि घनत्व के माध्यम से भी पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जाना जा सकता है कि पृथ्वी का जो औसत घनत्व है, छोटे क्वेश्चन में कई बार आ जाता है इसलिए ध्यान देना, पृथ्वी का जो औसत घनत्व है, पृथ्वी का औसत घनत्व, ठीक है, पृथ्वी का जो औसत घनत्व कितना है, 5.5। अब जैसे हमने पृथ्वी को कितने भागों में बांटा, 3 परतों में उसको डिवाइड किया, भूपरपट्टी है, मध्य भाग है और निचला क्रस्ट है, केंद्र बोलते हैं, कोण बोलते हैं, अंतरतम बोलते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें बाह्य रूप की, बाह्य जो परपट्टी है उसका घनत्व कितना है, 3.3, मध्य की बात करें 5.0 और जो केंद्र वाले की बात करें 11 से 13.5 ग्राम घन सेंटीमीटर। 3 परतें हैं, तीनों परतों का घनत्व क्या पाया जाता है, अलग अलग पाया जाता है। भारी भूपरपट्टी की बात करें उसका जो घनत्व पाया जाता है 3.3 पाया जाता है। जैसे जैसे गहराई में जाएंगे जो घनत्व है वह बढ़ता जाता है। दूसरी बात करें जो मध्य हमारी परत है उसका घनत्व कितना है, 5.5 है, और अंतरतम की बात करें उसका घनत्व है 11 से 13.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। तो एक चीज़ तो इससे पता चलती है कि संगठन के आधार पर पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है वह कई भागों में बटी हुई है। संगठन के आधार पर पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है वह कई भागों में बटी हुई है, क्योंकि भूपरपट्टी का जो घनत्व है वह अलग है, मध्य का अलग है, और जो केंद्र वाली जो भूपरपट्टी है उसका केंद्र वाला जो भाग है उसका घनत्व अधिक है। तो घनत्व पृथ्वी की औसत घनत्व की बात करें कितनी है, 5.5 है, लेकिन अगर परतों की बात करें तो जो ऊपरी परत है उसका घनत्व कम है, लेकिन जैसे जैसे हम गहराई में जाएंगे परतों जो हमारे घनत्व है वह बढ़ता जाता है। देखिए कारण क्या होता है, कारण बहुत से होते हैं कि चट्टानें हैं उनकी संरचना किस प्रकार की हैं, किस अवस्था में है, वो सारी चीज़ें क्या करते हैं, इस घनत्व को प्रभावित करती हैं। तो जो पृथ्वी का औसत घनत्व की अगर हम बात करें 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है, लेकिन इस घनत्व के माध्यम से भी हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पता चलता है। क्या पता चलता है कि जैसे जैसे हम गहराई में जाएंगे, गहराई में जाने से घनत्व में क्या होती है, वृद्धि होती है। तो हमें पता है कि कौन से चट्टानों का कितना घनत्व पाया जाता है, या जैसे जैसे गहराई बढ़ती जाएगी, गहराई बढ़ती जाएगी तो अन्य जो ऊपरी परत है वो भी क्या अपना प्रभाव डालती हैं, जिसके कारण जैसे जैसे हम गहराई में जाएंगे घनत्व में वृद्धि होती जाती है। सेकंड बात करते हैं, सेकंड क्या है अपने पास, दबाव। दबाव जिसको हम बोलते हैं प्रेशर, घनत्व को हम बोलते हैं क्या बोलते हैं, डेंसिटी बोलते हैं, और दबाव को क्या बोलते हैं, प्रेशर बोलते हैं। तीसरा है तापमान, टेम्परेचर। तो दूसरे हमने किसकी बात करी, दबाव की, कि जैसे ही दबाव बढ़ेगा, ऊपर से दबाव बढ़ेगा, दबाव बढ़ने से क्या होता है, घनत्व भी बढ़ जाता है। ऐसे प्रयोग हुए हैं कि जैसे ऊपर से दबाव बढ़ता है, दबाव बढ़ने से घनत्व में भी क्या पाई जाती है, वृद्धि पाई जाती है। इस चीज़ को हम यहाँ डिफाइन कर सकते हैं। जैसे ऊपरी परत का घनत्व कम था, जैसे ही गहराई पर बढ़ते गए क्या हुआ, जो घनत्व था वह बढ़ता गया। उसका कारण क्या हो सकता है, दबाव। क्यों, क्योंकि जैसे ऊपरी परत है, ऊपरी परत का घनत्व निचले वाली परत पे पड़ेगा और ऊपर वाली दोनों परतों का घनत्व जो दबाव है वो तीसरी परत पर पड़ेगा। तो आपने देखा होगा कि जैसे जैसे हम गहराई पर गए, गहराई में गए, घनत्व में वृद्धि होती गई। कारण क्या था, दबाव। दबाव के कारण
जैसे जैसे गहराई बढ़ती जाती है उसी अनुपात में घनत्व भी बढ़ता जाता है। दबाव भी एक मुख्य कारण है घनत्व को जो प्रभावित करता है। दबाव भी मुख्य कारण है जो किसको प्रभावित करता है, घनत्व को प्रभावित करता है। जैसे जैसे गहराई बढ़ती जाएगी घनत्व में भिन्नता आती जाती है या घनत्व बढ़ता जाता है। आप देखना ऊपरी परत थी, घनत्व कम था, 3.3 था। कारण क्या था, ऊपरी परत उस पर दबाव कम था इसलिए उसका घनत्व कम था। मध्यवर्ती परत की अगर हम बात करें घनत्व था 5। कारण क्या था, 5 का कारण क्या था, जो ऊपरी परत थी उसका दबाव पड़ा, दबाव बढ़ने से घनत्व में क्या हो गई, वृद्धि हो गई। आंतरिक केंद्र की कोण की बात करें, निचली परत की बात करें, घनत्व बढ़ गया 11 से 13.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर क्या पहुंच गया, घनत्व पहुंच गया। कारण क्या था, ऊपर की जितनी भी परतें थी उनका दबाव पड़ा, दबाव पड़ने से किसमें वृद्धि हो गई, घनत्व में वृद्धि हो गई। तो एक चीज़ सामने आती है कि जैसे जैसे गहराई पर जाएंगे घनत्व में वृद्धि पाई जाएगी। मुख्य कारण क्या था, दबाव था। दूसरा इन्होंने कहा कि किंतु प्रयोग से ज्ञात होता है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग के दाबांतर बोलते हैं, दाब का अंतर, दाब का जो अंतर था दबाव के कारण न होकर वहाँ पाए जाने वाले जो खनिज हैं, खनिज वहाँ पाए जाने वाले जो पदार्थ हैं उनके अधिक घनत्व के कारण होता है। उन्होंने कहा कि दाबांतर के कारण ऐसा नहीं होता। दाबांतर का अर्थ होता है दाब में अंतर। उन्होंने कहा कि दाबांतर के कारण ऐसा नहीं होता है। दूसरा एक कारण होता है कि पदार्थ किस प्रकार का है। अगर पदार्थ का घनत्व ही अधिक है तो ये चीज़ क्या इतना इफेक्ट नहीं डालती है। उन्होंने कहा कि हो सकता है दाब का अंतर भी रहा हो, कुछ मात्रा में दाब का अंतर भी रहा हो, लेकिन हमें देखना पड़ेगा कि पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है किस प्रकार के शैलों से बना हुआ है, किस प्रकार के तत्व उसमें पाए जाते हैं, किस प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। अगर पदार्थ ऐसे हैं जिनका घनत्व वैसे ही अधिक रहता है तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, घनत्व तो वैसे ही क्या मिलेगा, उसका अधिक मिलेगा। आप सभी जानते हैं कि प्रत्येक पदार्थ का अपना अलग घनत्व होता है। जैसे बेसाल्ट है, ग्रेनाइट है, इनका अलग घनत्व मिलेगा। फेरियम है, लोहा है, उसका घनत्व अधिक मिलेगा। तो उन्होंने ये चीज़ कहा कि जैसे जैसे गहराई पर जाते हैं घनत्व में वृद्धि पाई जाती है। कारण क्या है, वहाँ पर जो पदार्थ हैं उनका घनत्व क्या पाया जाता है, ऑटोमेटिक पहले से ही अधिक पाया जाता है। दबाव में अंतर भी हो सकता है, ये कारण भी हो सकता है, लेकिन कई बार ऐसे प्रयोग किए हैं कि जिसका कारण क्या होता है, दबाव नहीं पाया जाता, जिसका कारण कि अधिक घनत्व है तो उसका कारण दबाव नहीं हो सकता। दूसरा कारण भी हो सकता है। दूसरा कारण क्या हो सकता है कि अगर हम केंद्र की बात करते हैं, निचली परत की बात करते हैं, तो हो सकता है कि निचली परत ऐसे पदार्थों से बनी हो जिन पदार्थों का घनत्व क्या पाया जाता हो, अधिक पाया जाता हो। अब जैसे लोहा है, फेरियम है, उसका घनत्व क्या पाया जाता है, अधिक पाया जाता है। तो जो केंद्र है वो कैसी चट्टानों से बना है, इसी प्रकार की चट्टानों से बना हुआ है, ऐसा मानना है। तो उन्होंने दो चीज़ कही है कि एक कारण तो हो सकता है दबाव है, दबाव के कारण घनत्व में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। दूसरा कारण हो सकता है दाब का अंतर क्या हो, घनत्व में वृद्धि का कारण नहीं हो। एक दूसरा कारण हो सकता है, दूसरा कारण क्या हो सकता है कि जो पदार्थ हमारे पास है हो सकता है उनका घनत्व भी क्या हो, अधिक हो। जब पदार्थ का घनत्व अधिक होगा तो क्या होगा, उस जो परत है उस परत का घनत्व भी क्या मिलेगा, आपको अधिक मिलेगा। तो हो सकता है, तो उन्होंने ये चीज़ कही कि अगर हम इसको केंद्र माने, ये हमारी ऊपरी पट्टी, ये मध्य पट्टी और मध्यवर्ती परत और ये निचली परत, बोले अगर इसका घनत्व कम है तो हो सकता है ऐसे पदार्थों से बनी हो जिन पदार्थों का घनत्व क्या हो, कम हो। यह ऐसे पदार्थों से बनी है, आप सभी जानते हैं 5 के आसपास इसका 5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर घनत्व था। तो हो सकता है कि ऐसे पदार्थों से बनी हो जिन पदार्थों का घनत्व इतना ही हो, अधिक नहीं हो। लेकिन अगर उन्होंने बात करी कि अगर हम इस केंद्र की बात करें, अंतिम परत की बात करें, तो हो सकता है कि दबाव का भी कुछ कारण रहा हो, लेकिन कई बार प्रयोग से ऐसा ज्ञात पड़ता है कि पदार्थ जो दबाव है उसका अधिक प्रभाव न होकर कई बार चट्टानों की जो संरचना होती है वह भी क्या होती है, उसके लिए उत्तरदायी होती है। अगर हो सकता है कि अंतिम जो परत है वो इस प्रकार के पदार्थों से बनी हो कि जिन पदार्थों का क्या पाया जाता हो, घनत्व अधिक पाया जाता हो, तो उस परत का घनत्व क्या होगा, ऑटोमेटिक ही क्या मिलेगा, अधिक मिलेगा। तो ये दोनों चीज़ें इन्होंने यहाँ पर समझाने का प्रयास किया है कि हो सकता है दाब में अंतर के कारण क्या हो, अधिक घनत्व नहीं पाया जाता हो। दूसरा कारण क्या हो कि ऐसे पदार्थों से बनी हो जिन पदार्थों का घनत्व क्या मिलता है, अधिक मिलता है। तीसरी बात करेंगे, तीसरी बात किसकी करेंगे, तापमान की।
तीसरी बात किसकी करेंगे हम? तापमान, टेम्परेचर। हम सभी जानते हैं जैसे जैसे गहराई में जाएंगे तापमान में वृद्धि होती जाती है। वृद्धि बताई उन्होंने। ऊपर से नीचे चले, ये है हमारा धरातल। 8 किलोमीटर पे आ जाओ, सही है। 8 किलोमीटर तक प्रति 32 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। कि जैसे जैसे हम धरातल से गहराई पर जाएंगे 8 किलोमीटर तक प्रति 32 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में वृद्धि हो जाएगी, 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में बढ़ोतरी हो जाएगी। आगे बात करते हैं, और गहराई में जाएंगे। अभी तो कितने पे जाएंगे? 100 किलोमीटर। इन्होंने कहा कि प्रति किलोमीटर 12 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में क्या पाई जाती है? वृद्धि पाई जाती है। उसके बाद पहुंचेंगे हम 300 किलोमीटर पर। गहराई में जा रहे हैं 300 किलोमीटर पर प्रति किलोमीटर 2 डिग्री सेल्सियस, और उसके बाद प्रति किलोमीटर 1 डिग्री सेल्सियस। देखिए इन्होंने क्या कहा कि जैसे जैसे हम धरातल से गहराई में जाते जाते हैं तो तापमान में क्या पाई जाती है? बढ़ोतरी पाई जाती है। तापमान में बढ़ोतरी एक जैसी नहीं पाई जाती। उन्होंने कहा कि 8 किलोमीटर तक अगर आप जाएंगे तो प्रति 32 मीटर, ओनली मीटर है, ये किलोमीटर है, 32 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है उसमें बढ़ोतरी हो जाएगी। मान लीजिए यहाँ 15 डिग्री सेल्सियस है तो 32 मीटर पर नीचे गहराई में कितनी डिग्री सेल्सियस हो जाएगा? 16 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, कि प्रति 32 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान की क्या हो जाती है? बढ़ोतरी हो जाती है। 8 किलोमीटर से 100 किलोमीटर की गहराई पर जाओगे तो प्रति किलोमीटर 12 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ जाएगा। इस वाले क्षेत्र में तापमान और अधिक बढ़ जाएगा कि 8 किलोमीटर से 100 किलोमीटर तक जाओगे तो पर किलोमीटर पर तापमान 12 डिग्री सेल्सियस उसमें वृद्धि पाई जाएगी। 1 किलोमीटर नीचे जाते ही 12 डिग्री सेल्सियस तापमान की बढ़ोतरी मिलेगी। 100 से 300 किलोमीटर की अगर हम बात करें, प्रति किलोमीटर पर 2 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ोतरी होगी, और 300 किलोमीटर से और गहराई पर जाएंगे तो 1 किलोमीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान की बढ़ोतरी होती जाएगी। तो एक चीज़ तो स्पष्ट है इससे कि जैसे जैसे गहराई में बढ़ते जाते हैं तापमान में बढ़ोतरी होती जाती है। नीचे एक ऐसी अवस्था नहीं आएगी कि जो भी है हमें पिघली हुई अवस्था में मिलेगा। क्यों? क्योंकि इतना अधिक तापमान हो जाएगा कि मनुष्य के लिए जाना तो वहाँ पर असंभव होगा। मनुष्य के लिए जाना तो वहाँ पर असंभव होगा। लेकिन हम एक बात कह सकते हैं कि धरातल से पृथ्वी के केंद्र तक जाएंगे तो इतना अधिक तापमान पाया जाएगा कि पृथ्वी हो सकता है कि द्रव्य अवस्था से किस अवस्था में परिवर्तित हो जाए? गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाए। क्यों? क्योंकि तापमान में इतनी अधिक बढ़ोतरी हो जाएगी। आप सभी जानते हैं तापमान में जब अत्यधिक बढ़ोतरी होती है, नॉर्मल रहता है, सामान्य पानी रहता है या जो भी रहता है, चट्टानों की बात करें, लेकिन जैसे जैसे वो तापमान बढ़ेगा तो जो हमारी चट्टानें वो पिघलना प्रारंभ होंगी या नहीं होंगी। सही है, तो एक अनुमान लगा सकते हैं कि जो पृथ्वी का आंतरिक भाग है वो किस अवस्था में होना चाहिए? या तो द्रव्य अवस्था में होना चाहिए या गैसीय अवस्था में। लेकिन बात आती है कि अगर द्रव्य अवस्था में है या गैसीय अवस्था में है तो पृथ्वी टिकी किस पर हुई है? ठीक है, अगर गैसीय अवस्था में है या द्रव्य अवस्था में तो हमारी जो पृथ्वी है वो किस पर टिकी हुई है? बहुत सारे अनसुलझे हुए क्या हैं? तथ्य हैं। तो कारण यही है। तापमान की अगर हमने बात की, जैसे जैसे गहराई में जाते हैं तापमान में बढ़ोतरी पाई जाती है। 8 किलोमीटर की हम बात करें, 8 किलोमीटर तक प्रति 32 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो जाती है। 32 मीटर पर 1, 64 मीटर पर 1 डिग्री और 2 डिग्री, तो प्रति 32 मीटर पर क्या हो जाती है? 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में बढ़ोतरी हो जाती है। आगे 100 किलोमीटर की बात करें, पर किलोमीटर 12 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ता है। 100 से 300 किलोमीटर की बात करें, पर किलोमीटर 2 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ता है। और 300 किलोमीटर के आगे की बात करें तो प्रति किलोमीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाता है। और ऐसा माना जाता है कि जो हमारी पृथ्वी है उसका केंद्र है 6371 किलोमीटर की गहराई पर पृथ्वी का केंद्र है। तो वहाँ तक जब यह जाएंगे तो तापमान कितना मिलेगा? अत्यधिक खतरनाक वाला तापमान मिलेगा, अत्यधिक तापमान में बढ़ोतरी मिलेगी। तो जब तापमान में इतनी अधिक बढ़ोतरी मिलेगी तो क्या कोई वस्तु ठोस अवस्था में वहाँ रह सकती है? इन सभी चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त हम किससे होगी? ज्वालामुखी और भूकंप से।
ठीक है। तो उन्होंने एक चीज़ जो हमारे प्राकृतिक साधन हैं उनके माध्यम से एक चीज़ जानने का प्रयास किया है कि जैसे जैसे गहराई में बढ़ते जाते हैं तापमान में क्या पाई जाती है, बढ़ोतरी पाई जाती है। और अगर हम इसी अनुपात में अगर हम बात करना चाहें कि पृथ्वी के केंद्र तक तापमान में इतनी अधिक बढ़ोतरी हो जाती है कि कोई भी वस्तु ठोस अवस्था में वहाँ पर रहना संभव नहीं है। लेकिन बात आए कि अगर वहाँ पर पृथ्वी ठोस अवस्था में नहीं है, द्रव्य या गैसीय अवस्था में है, तो पृथ्वी टिकी हुई किस पर है? तो कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि कुछ भाग द्रव्य अवस्था में होगा, कुछ ठोस अवस्था में होगा। देखिए आगे करते हैं बात। तो ये हमने किसकी बात करी? तापमान की। दूसरा इन्होंने बताया कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में ऊष्मा का जो प्रवाह होता है वह बाहर की ओर तापीय संवहन तरंगों के रूप में होता है, और इन तरंगों का जो जनन मुख्य कारण से रेडियोस्क्रिय जो तत्व हैं, जो पदार्थ हैं, तथा गुरुत्व बल के तापीय ऊष्मा में परिवर्तन के कारण होता है। देखिए क्या होता है, आपने देखा होगा कि कई क्षेत्र ऐसे होते हैं जो गर्म जल के स्रोत होते हैं, जो भी चट्टानों के संपर्क में आते हैं। जैसे जैसे गहराई पे चट्टानें पिघलना प्रारंभ कर देती हैं, वहाँ पर जो भी जल स्रोत होता है वो क्या हो जाएगा, वहाँ उससे संबंधित जितना भी जल है वो भी क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, वो बाहर आएगा। तो हम ऐसा अनुमान लगा सकते हैं कि एक अवस्था ऐसी है जो किस अवस्था में है, पिघली हुई अवस्था में पाई जाती है, या अत्यधिक वहाँ पर तापमान पाया जाता है, जिसके कारण जो गर्म जल है वो कहाँ आता है, बाहर आता है। दूसरा एक चीज़ और होती हैं रेडियोधर्मी तत्व, जिनको हम बोल सकते हैं रेडियो सक्रिय जो पदार्थ होते हैं, हॉटस्पॉट जिनको माना जाता है। कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जो इसके लिए जाने जाते हैं, वहाँ पर जो संवहन तरंगें होती हैं वो उत्पन्न होती हैं, और इसको विभिन्न प्रकार की ऊर्जा के रूप में भी इसको काम में लिया जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट बात किसकी करेंगे? प्राकृतिक साधन की। इस टेबल को बना लेना और आपको इसी अकॉर्डिंग अपने नोट्स भी बनाने हैं, इसी अकॉर्डिंग आपको याद भी करना है। नेक्स्ट बात करते हैं किसकी? प्राकृतिक साधन की। प्राकृतिक साधन में फर्स्ट है ज्वालामुखी। फर्स्ट क्या है? ज्वालामुखी उद्गार। प्राकृतिक है, क्यों? प्रकृति द्वारा निर्मित है, मनुष्य का कोई हस्तक्षेप नहीं है। ज्वालामुखी आएगा तो आएगा ही। अब देखिए क्या होता है, हम सभी जानते हैं कि जब ज्वालामुखी का उद्गार होता है तो क्या होगा? जब ज्वालामुखी का उद्गार होता है, एक होता है लावा, एक होता है मैग्मा। बाहर क्या आता है? बताओ क्या आता है, कमेंट करके बताएंगे। किसकी बात करी हमने? ज्वालामुखी उद्गार की। कि ज्वालामुखी उद्गार का जो तरल मैग्मा है पृथ्वी की सतह के अंदर किसी न किसी भाग में क्या रहता है? तरल अवस्था में पाया जाता है, जिसके कारण क्या होता है? सिद्ध होता है। देखिए पृथ्वी के जो आंतरिक भाग में पाया जाता है उसको बोलते हैं मैग्मा, लेकिन यही मैग्मा जब धरातल पर आता है तो हम क्या बोलते हैं? लावा। सही है। कोई भी ज्वालामुखी का उद्गार होता है, यह पृथ्वी के आंतरिक भाग में यह लावा पिघली हुई अवस्था में फैला रहता है। तो आंतरिक भाग में है तब तो हम क्या कहेंगे? मैग्मा। लेकिन जब यह बाहर आ जाता है गर्म लावा, तब हम इसको क्या बोलेंगे? लावा। सही है। आपने देखा होगा कि काली मिट्टी का निर्माण होता है कौन सी ज्वालामुखी क्रिया की? लावा, लावा, लावा से। तो जो आंतरिक भाग में रहता है उसको मैग्मा बोलते हैं, बाहर आ जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? लावा। अब जब लावा ज्वालामुखी का उद्गार होता है और लावा कहाँ आता है? बाहर आता है। लावा बाहर आता है तो हमें पता चलेगा ना कि ये ज्वालामुखी उद्गार हो गया जी, ये लावा बाहर आ गया। लावा बाहर आएगा, किस अवस्था में आ रहा है? तपत अवस्था में आ रहा है, टेम्परेचर अधिक है। तो हम क्या करेंगे? एक चीज़ तो हमें पता चलती है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में तापमान अधिक पाया जाता है, लेकिन जब वह लावा ठंडा होगा हम क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? उसका परीक्षण करेंगे कि वह कौन कौन से पदार्थों से बना हुआ है। तो एक अनुमान क्या लगा सकते हैं कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में इसी प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। सही है भाई। लावा जिस भी रूप में बाहर आता है, जैसे ही ठंडा होगा हम क्या करेंगे? उसका परीक्षण करेंगे। परीक्षण करने से हमें क्या पता चलेगा कि जो लावा है वह किन किन पदार्थों से बना है। हम क्या करेंगे? उन पदार्थों का परीक्षण करेंगे कि कितने तापमान पर पिघल सकता है,
किस प्रकार की इसकी स्थिति होगी। अब जब हमने लावा का परीक्षण किया, हम बता सकते हैं कि वह इतने डिग्री सेल्सियस पर पिघल जाएगा। तो एक अनुमान हम लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते, कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में इतने डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पाया जाता है या इतना तापमान पाया जाता है। तो इसके आधार पर भी हम क्या कर सकते हैं, पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अनुमान लगा सकते हैं कि कौन कौन सी चट्टानें हैं उनसे बना हुआ है, तरल अवस्था में है, गैसीय अवस्था में है, या किस अवस्था में है, ठोस अवस्था में है। कुछ भाग हो सकता है ठोस अवस्था में हो, कुछ गैसीय अवस्था में हो, कुछ द्रव्य अवस्था में हो या तरल अवस्था में हो। तो जैसे ही ज्वालामुखी के साथ जितने भी पदार्थ बाहर आएंगे, ज्वालामुखी उद्गार होगा, उसके साथ जितने भी पदार्थ बाहर आएंगे, गैसें बाहर आएंगे, हम क्या करेंगे, उनका निरीक्षण करेंगे, प्रयोग करेंगे, और उसके आधार पर हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पता चल सकता है। लावा का हमने किया परीक्षण, कौन सी धातुओं से बना है, धातुएं अगर पिघली अवस्था में बाहर आती है तो हम उसको पिघला के देखेंगे, परीक्षण करेंगे उसका कि कितने डिग्री सेल्सियस पर यह पिघलेगी। तो एक अनुमान लगा सकते हैं हम इसके बारे में कि जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है, कि वहाँ पर तापमान क्या होगा, जिस तापमान से यह मैग्मा उस समय पिघला और लावा के रूप में कहाँ आया, धरातल पर आया। तो उसका क्या है कि जब हम क्या करेंगे, उसका परीक्षण करेंगे तो हमें एक तो तापमान का पता चलेगा, किन किन पदार्थों से बना हुआ है उसका पता चलेगा, ये जो पदार्थ हैं कितने डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर क्या होंगे, पिघलने वाली अवस्था में आ जाते हैं। तो उन सभी चीज़ों का ज्ञान हमें किससे होता है, ज्वालामुखी उद्गार से। तो हम कह सकते हैं कि पृथ्वी में तापमान कितना है, कौन कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं, कौन सी अवस्था में पाई जाती हैं, तो उन सभी चीज़ों का ज्ञान हमें किससे प्राप्त होता है, ज्वालामुखी उद्गार से। तो जो ज्वालामुखी उद्गार हैं हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानने में बहुत अधिक सहायता प्रदान करते हैं। क्यों? क्योंकि पृथ्वी का जो तपत लावा होता है, जो मैग्मा होता है, वह कहाँ जाता है, बाहर आ जाता है, और हम उसका परीक्षण करने के आधार पर हम बता सकते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना किस प्रकार की पाई जाती है। अब तपत लावा बाहर आ रहा है, गर्म लावा बाहर आ रहा है, तरल अवस्था में आ रहा है, तो एक अनुमान यह है कि पृथ्वी का कोई ना कोई भाग ऐसा है जो किस अवस्था में पाया जाता है, तरल अवस्था में पाया जाता है। साथ में गैस आती है, अन्य जलवाष्प आते हैं, तो क्या अनुमान लगा सकते हैं कि पृथ्वी के इस भाग में ये अन्य जो पदार्थ हैं वो पाए जाते हैं, इतना टेम्परेचर पर ये पिघल जाते हैं। तो हमें दोनों चीज़ों का पता चलता है कि जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है कौन सी चट्टानों से बनी हुई है या किन पदार्थों से बनी हुई है। और जब तपत मैग्मा बाहर आता है तो एक अनुमान यह अवश्य लगता है कि पृथ्वी के कोई ना कोई जो परत है वह पिघली हुई अवस्था में हमें पाई जाती है। सही है, ये था हमारा कौन सा, ज्वालामुखी उद्गार। तीसरी बात, सेकंड बात करते हैं। सेकंड बात किसकी करेंगे, भूकंप विज्ञान के साक्ष्य। इसको पढ़ाऊंगी नेक्स्ट क्लास में। आज का क्वेश्चन सुनिए। जैसे जैसे हम गहराई पर जाते हैं पृथ्वी के तापमान में किस दर से बढ़ोतरी होती जा रही है। सही है, जैसे जैसे हम गहराई पे जाते हैं पृथ्वी के तापमान में बढ़ोतरी की दर बताएंगे आप मुझे, ठीक है। पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है, पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है। जो दबाव है, दबाव में जो अंतर पाया जाता है उसका एक कारण और बताएंगे मुझे। एक तो क्या था कि दबाव था, कि दबाव के कारण घनत्व में अंतर पाया जाता है। दूसरा कारण क्या जो मैंने बताया था वो बताएंगे कि किस कारण कि दबाव से घनत्व में वृद्धि होती है। एक दूसरा कारण और बताया था कि जिसके कारण भी जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है उसमें घनत्व में अंतर पाया जाता है। ठीक है, इन दोनों क्वेश्चनों का आप मुझे कमेंट करके आंसर देंगे कि 32 मीटर पर कितने डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में बढ़ोतरी पाई जाती है, फर्स्ट, और दूसरा पृथ्वी के जो औसत घनत्व है उसके बारे में आप मुझे कमेंट करके आंसर दें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।